हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीआरटी के ओरिएंटेड सीडीपी के क्लास को, जो आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पूछा जाता है। 100 मार्क्स का सवाल है भाई, काफी चैलेंजिंग ये पार्ट रहता है, पार्ट भी, जिसमें अगर आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर बनाना है तो क्वेश्चन के नेचर को, पैटर्न को, लेवल को समझना जरूरी है। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2020 की सीरीज को। इसमें अगर बाद में आपका इंटरेस्ट अच्छा रहा, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाए, टाइम दे पाए, तो हम इसके नंबर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। और देखना भाई, अपनी पूरी कोशिश करना आंसर लेने की, है ना, समझना, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करना, देखो कोई भी चीज ना करने से आसान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, यौवन के संदर्भ में समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या है। यौवन के संदर्भ में समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या है। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि उससे क्या होता है कि लैंग्वेज आसान हो जाती है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज आप सभी जानते हैं, यौवनावस्था को प्यूबर्टी बोलते हैं ना, जो बाल्यावस्था के बाद आती है उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं, है ना। और जो किशोर अवस्था से पहले, या फिर कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के बीच का जो पीरियड रहता है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्यूबर्टी व्हाट इज अ सेक्युलर ट्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की जो सेंस है वो ये है कि यौवन जो होता है, यौवन के संदर्भ में जो समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, समान मतलब एक तरह से जो व्यवहार या फिर कह सकते हैं कि परिवर्तन देखा जाता है, वो क्या होता है। तो प्रवृत्ति जो केवल एक पीढ़ी को देखकर ही देखी जा सकती है, या फिर वयस्क ऊंचाई और यौन परिपक्वता की पूर्व प्राप्ति की ओर रुझान। तो देखो यहाँ पर जो है, जैसे हम सीटेट को क्वालिफाई करते हैं तो सीटेट का तो नेचर थोड़ा सा अलग होता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। सीटेट में तो कई बार हम तुक्का भी लगा देते हैं, लेकिन इसमें तुक्काबाजी नहीं चलेगी। और क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जैसे यौवन होता है, यौवन में बहुत सी विशेषताएं होती है ना। तो एक वो विशेषता बताओ जो समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति की हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कट जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। क्योंकि ये कह रहा है कि ये इसमें जो प्रवृत्ति होती है, पहली प्रवृत्ति, वो ये है कि जो केवल एक पीढ़ी को देखकर ही देखी जा सकती है ना। एक पीढ़ी को देखकर ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है जो एक ही पीढ़ी में दिखाई देती हो, दूसरी में नहीं दिखाई देती हो। जैसे कि हम किसी भी बच्चे को जवान होते देखते हैं, तो लगभग लगभग जो विशेषताएं होती है सभी में समान दिखाई देती है ना। और यहाँ पर जो दूसरी है वो ये है कि वयस्क ऊंचाई और यौन परिपक्वता की पूर्व प्राप्ति की ओर इसमें रुझान होता है। हाँ, मैंने बताया आपको कि ये जो प्यूबर्टी एज होती है ये बाल्यावस्था के बाद और किशोर अवस्था के पहले की एज होती है, यानी कि बीच की होती है ये, है ना। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो किशोर अवस्था की जैसे जो विशेषताएं होती है उनका विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो बच्चे का रुझान होता है वो किस तरफ होता है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है और उसमें यौन परिपक्वता होने लगती है, यानी कि उसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आने लगती है ना। किशोर अवस्था में जाने से पहले ये सब चेंज उसमें देखे जाते हैं। जैसे उसकी ब्रेड्स निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएंगी, मूंछ निकल आएंगी, है ना। जो वक्स है, जो जो छाती है वो थोड़ी चौड़ी होने लगती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें इस तरह के चेंज देखे जाते हैं। फिजिकली जैसे हम देखें तो एक चेंज होता है जिसे हम सिरापदोमुखी कहते हैं, और दूसरा चेंज होता है जिसे समीप दुरामुखी यानी कि प्रोडीमोडेस्टियल कहते हैं। तो प्रोडीमोडेस्टियल जो होता है वो होता है कि बच्चे का जो सीना होता है ना वो चौड़ा होने लगता है। वो कब होता है, वो इसी एज में होता है जिसमें कि बच्चा किसमें, किशोर अवस्था में एंट्री करने लगता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब समझ गए आप, इसका आंसर क्या होगा, ओनली बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको आंसर लेने हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शिशुओं को अपनी जरूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी
एकमात्र तरीका क्या है। जैसे शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इन्फेंट्स जिनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं, तो वो जो कम्युनिकेट करते हैं, भाई बच्चा है, अपनी जरूरतों को उसको पूरा करना है। चाहे तो उसको भूख लग रही होगी, चाहे उसको सुसु आ रहा है, चाहे उसको जो है पेट में दर्द हो गया, चाहे उसको जो है मम्मा की गोद में जाना है, तो आपने मोस्टली यही देखा है कि उसका एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रोना। क्या होता है, रोना। वो हर बात के लिए जो है रोता है और अपनी इच्छाओं को जो है क्या करता है, संप्रेषित करता है, यानी कि बताता है कि मुझे अब इस चीज की जरूरत है। वो ये तो नहीं बता पाएगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, लेकिन उसको किसी भी चीज की जरूरत है तो उसका एकमात्र हथियार क्या होता है, रोना होता है। वो रोएगा और अपनी इच्छा की पूर्ति कराएगा, है ना। वो शक्तिशाली तरीका है भैया उसका, ये आपको ध्यान देना, सबसे शक्तिशाली तरीका वही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रारंभिक मानव सजगता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिशु व्यवहार सही ढंग से सुमेलित है। देखिए, प्रारंभिक मानव सजगता की अगर हम बात करें, जब बच्चा आता है दुनिया में, है ना, और एक तरह से उसका जो ह्यूमन बिहेव स्टार्ट होता है, और तो वो होता है रिफ्लेक्शंस के माध्यम से, जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी जैसे ही वो करना शुरू करता है, रिफ्लेक्शंस करना शुरू करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता है, व्यवहार करता है, तो वो कौन सा शुरुआती व्यवहार है, ये यहाँ पर पूछा गया। शुरुआती व्यवहार वो कौन सा है। तो शुरुआती व्यवहार की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है मोरो, पैर, हाथ और उंगलियों को बढ़ाता है। क्या आपने कभी छोटा बच्चा देखा है, जो शिशु होता है, छोटा बच्चा बिल्कुल जो अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का, कि वो हाथ बढ़ाकर जो है उस चीजों को मांग रहा है, या फिर जो है पैर बढ़ाकर चीजों को मांग रहा है, ऐसा मतलब चलने लगता है क्या वो, या फिर उंगलियों के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं करता ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है जैसे गर्दन, मुंह खोलता है, आंखें बंद करता है, गर्दन फ्लेक्स करता है, तो ये आपने एक्टिविटी उसके अंदर देखी है ना। इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बच्चा अपने व्यवहार की शुरुआत करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखो, जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक हर एक चीज मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाकर, टाइम देकर आप चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, तो वही चीजें बहुत आसान होती चली जाती है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है जन्म के तुरंत बाद। जन्म, देखो बच्चे का जन्म हुआ है ना, बच्चे के तुरंत बाद जो बच्चे होते हैं उसमें लक्षण दिखाते हैं। क्या लक्षण दिखाते हैं? जैसे कि हम पहले बात करें, जो ज्यादातर संवेदी उत्तेजना के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने जो सेंस है उसके माध्यम से अपनी फिजिकल मोवेशन करता है। ठीक है, तो पहले जन्म के तुरंत बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें कौन से दिखाई देते हैं? इंटरेस्ट या फिर पीड़ा। तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर आपका क्या जाएगा कि जैसे आपने देखा भी है कि बच्चा जो होता है ना, जैसे ही पैदा होता है तो उसको क्या होता है, पीड़ा ही होती है ना। उसमें ये रोना भी आ जाएगा, उसमें जो है चिड़चिड़ाना भी आ जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा ओनली 2 जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बेहद सिंपल मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसलिए लिए है ताकि आपको ना थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए, उसके बाद में हम टफ लेवल पर आएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चनों को समझना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि वो कौन सा वातावरण है जो घर के वातावरण का वह पहलू है जो सामान्य संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक लगता है। यानी कि बच्चे, घर में अब बच्चे हैं, है ना, हम तो बच्चों की ही बात करते हैं अपने सीडीपी के पार्ट में। तो घर में वो कौन सा, मतलब हम पहलू है, वो कौन सा तरीका है जिसमें कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है और मनोसामाजिक विकास है उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो कौन सा होता है वो? मौलिक तंत्र होता है, या फिर विकास प्राइमिंग तंत्र होता है, या फिर सब मेंटल प्राइमिंग तंत्र, या फिर एलिमेंटल। तो सीधी सी बात है भाई, आप घर का जो माहौल है, विद्यालय का माहौल है, पड़ोस का माहौल है, कक्षा का माहौल है, आपको कैसा बनाना है? वो बनाना है प्रोमोटिव, यानी कि विकास प्राइमिंग तंत्र, यानी कि डेवलपमेंट प्राइमिंग मैकेनिज्म। कहने का मतलब वही है कि आपको हर एक चीज इस एंगल में करनी है ताकि बच्चे का सामाजिक, बच्चे का संज्ञानात्मक, बच्चे का मनोसामाजिक डेवलपमेंट हो सके, है ना।
आपको तो उस पर्पज से सारी चीजें करनी है। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोर अवस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। देखो किशोर अवस्था आप जानते ही होंगे, बाल्यावस्था के बाद में आती है ना। और इसको एडोलसेंस वो तूफानी अवस्था भी बोलते हैं, संघर्ष की अवस्था भी बोलते हैं, समस्या की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें इसे जटिल अवस्था भी बोलते हैं, सामाजिकरण की जटिल अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा चेंज आते हैं, है ना। तो किशोर अवस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। कौन सी होगी, थायराइड होगी, फ्यूज होगी, या फिर अंतस्रावी, या फिर एड्रिनल। तो कौन सी होगी, यहाँ पर क्या है, वृद्धि की बात हो रही है, तो वृद्धि तो क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, पीयूष ग्रंथि पर डिपेंड करती है, जो कि मस्तिष्क में होती है। ठीक है, हम इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, क्लियर हुई बात। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यौन विकास के लिए, तो यौन विकास के लिए फिर आ जाता आपका एड्रिनल। ठीक है, क्योंकि यौन विकास के लिए यही प्रेरित करते हैं, जो यौन इच्छाएं होती हैं उनको यही प्रेरित करती है, उनसे उनमें विकास इसी से होता है ना। ये कहाँ पर होती है, ये हमारे आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये हमारे गुर्दों के ऊपर होती है एड्रिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या है कि दुनिया भर में किशोरों को पिछली पीढ़ी की तुलना में आमतौर पर स्वस्थ बताया जाता है ना। दूसरा है कि किशोरों के बीच देखे गए उच्च जोखिम वाले व्यवहारों के बाद के जीवन में किशोरों के परिपक्व होने पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों ही कथन सही है। वो क्यों, क्योंकि पहला जो कथन है वो ये कह रहा है कि दुनिया भर में किशोरों को पिछली पीढ़ी की तुलना में आमतौर पर स्वस्थ बताया जाता है ना। जो आने वाली पीढ़ी है किशोरों की, उसको क्या बताया जाता है कि पिछले से अब का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। दूसरा कि किशोरों के बीच में जो देखे गए उच्च जोखिम वाले व्यवहार है, जैसे बहुत सी गलतियां बच्चे उस एज में कर देते हैं, तो सिगरेट पीना, गुटखा पीना, इस तरह के जो खाना, मतलब इस तरह के उनमें लत लग जाती है। या फिर कुछ भी, मतलब हाई स्पीड पर बाइक चलाना, या फिर कोई भी रिस्क ले लेना, तो जोखिम वाले जो व्यवहार होते हैं उसके बाद का जो जीवन किशोरों में होता है परिपक्व होने के बाद में, उसमें हमेशा नकारात्मक मतलब परिणाम देखे जाते हैं। ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है। जो आप काम जवानी में करते हो वो आपको जो है आपके जो प्रौढ़ अवस्था होती है वहां तक आपको जो है इफेक्ट करता है। कई कई बार तो पूरा जीवन तक ही उस पर उस चीज का प्रभाव देखा जाता है। कोई गलती आपने जो बड़ा काम किया है तो उसका देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। तो ये दोनों हमारे जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुस्कुराने और सामाजिक मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुस्कुराने की और सामाजिक मान्यता की बात करें तो इसमें कौन सा कथन सही है, आपको ये देखना है। छठे सप्ताह से बच्चे आवाजों पर मुस्कुराते हैं, बिल्कुल सही बात है, मुस्कुराते हैं, है ना। खासकर उनकी माँ की परिचित आवाज पर। हाँ, ये आपने देखा होगा, जैसे ही माँ आवाज लगाती है वो तुरंत हंसेंगे, है ना, मुस्कुराएंगे। दूसरा है, एथोलॉजिस्ट अरहेंस के दृष्टिकोण से पता चलता है कि शिशुओं में मुस्कान विमोचन उत्तेजना के रूप में आंखों से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। जन्मजात दृष्टिहीन बच्चे अपनी माँ की आवाज की या छूने पर मुस्कुराएंगे। यहाँ सारे के सारे जो है कथन एकदम सही है, एक भी गलत नहीं है ना। थोड़ा सा ही पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कुछ भी बात यहाँ पर जो है एकदम व्यवहारिक है, सारी की सारी बातें व्यवहारिक तौर पर देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे की बुनियादी शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो उसका मेजरमेंट किया जाता है ना, या फिर वो 10 मिनट का है, कुछ मुझे सटीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो मेजरमेंट तुरंत जन्म के बाद किया जाता है, तो वो जो मेजरमेंट है वो किससे किया जाता है, या फिर उसको मापने का जो स्केल है वो क्या है, तो वो होता है अपगार स्केल। क्या होता है, उसको बोलते हैं अपगार स्केल। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक प्रगति के संदर्भ में, जैसे कि प्रारंभिक बचपन है बच्चे का, यानी कि 3 से 6 का जो पीरियड है उसका प्रारंभिक बचपन का, तो उसमें क्या होता है, उसके दौरान जो उसका संज्ञानात्मक प्रगति है, संज्ञानात्मक प्रगति यानी कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मस्तिष्क का विकास है, कहने का मतलब है मस्तिष्क का विकास, तो उसके संज्ञानात्मक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति उनके महत्व से सही ढंग से सुमेलित है। तो पहला है कि कारण और प्रभाव समझ, बच्चे समझते हैं कि घटनाओं के कारण होते हैं। बात हो रही है प्रारंभिक अवस्था की, है ना, अभी प्रारंभिक अवस्था की है, तो बच्चे सिर्फ 3 से 6 जो है वर्ष की है, तो इस अवस्था में क्या वो ये समझते हैं कि कारण और प्रभाव की समझ उसमें होती है, कि बच्चे समझते हैं कि जो घटनाएं होती है वो किसी न किसी कारण से होती है ना। दूसरा है सहानुभूति, बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। देखिए पहला कारण तो समझ में आता है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, यानी कि वो घटनाओं से सीखते हैं, घटनाओं का जो परिणाम होता है, मतलब मूर्त जो घटनाएं होती हैं उनके सामने, वो उनसे सीखते हैं, उनको जान पाते हैं कि हाँ, जैसे कि मम्मा धूप में कपड़े सुखा रही है, तो उनसे पूछते हैं कि आप अंदर भी तो सुखा दो, तो मम्मा ने बोल दिया कि कपड़े जो है धूप में डालने से जल्दी सूख जाएंगे, है ना, तो उनको समझ में आता है कि किस कारण से कपड़े धूप में डाले जा रहे हैं। लेकिन अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है, तो दूसरी इन्होंने विशेषता दी है कि बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि उनका संज्ञानात्मक विकास सिर्फ अभी इतना हुआ है, इतना नहीं हुआ है ना, ये वो अभी नहीं जान पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11 कि बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जो बच्चों का नैतिक विकास है, नैतिक विकास, तो नैतिक विकास की अगर हम बात करें, तो नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरा, सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दोनों के दोनों कथन हमारे सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पहला, ये नैतिक विकास के संदर्भ में इन्होंने एज तो बिल्कुल नहीं दिया है ना, एज नहीं दिया है, बस ये दिया है कि उसके बच्चे जो होते हैं उनमें नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, उनके लिए मतलब नैतिकता क्या है। तो जो नैतिक कार्य है, जो नैतिक कार्य यहाँ पर है, वो जो जानबूझकर किए जाते हैं। अगर बच्चे ने कोई काम जानबूझकर किया है कि जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक उसके परिणाम हो जाते हैं, है ना। और दूसरा है कि सामाजिक पारंपरिक मुद्दे, जो समाज के परंपरा से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनमें होता क्या है कि सामाजिक आचरण के नियमों पर एक रूपता से संबंधित होते हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि त्योहार जो गली त्योहार मोहल्ले में मनाए जाते हैं, हमारे देश में मनाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, सामाजिक आचरण के नियम पर होते हैं, जिसे हम एक तरह से सामाजिक नैतिकता कहते हैं। कि भाई अगर हमने त्योहार मना लिया, पड़ोसी ने नहीं मनाया, तो उसी को हम जो है एक नकारात्मक नजर से देखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक एक तरह से उसको क्या बोलेंगे उस वर्ड को, कि उसको ग्रहण करने के लिए या फिर उसे अपनाने के लिए हमें समाज के साथ में जो है जो नैतिकता का आचरण है वो अपनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, बचपन में निम्नलिखित में से गतिक कौशल का कौन सा युग्म सही है। बचपन की बात हो रही है और गतिक कौशल की बात हो रही है कि बच्चा जो है किस तरीके से फिजिकली एक्टिविटी करता है, यानी कि कौन कौन से गतिक कौशल कर पाता है। तो पहला है यहाँ पर कि वो 3 वर्ष की आयु में 15 से 24 इंच की दूरी तक छलांग लगा सकता है। दूसरा है 4 वर्ष की आयु में 24 से 33 इंच की दूरी छलांग लगा सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको किसी थ्योरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है,
आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन इसमें करनी होगी और थोड़ा अपने आइडिया से ही, जैसे आपकी एज है कितना आप जो है छलांग लगा सकते हैं, या फिर तो बच्चा जो है प्रारंभिक यहाँ पर जो है बचपन में है, 3 ही वर्ष का है, 4 ही वर्ष का है, तो कितना वो छलांग लगा सकता है। तो आपको जो है उस तरीके से कैलकुलेशन करके एक आइडिया यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों सही यहाँ पर जो है हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 1 ही 2 आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं। दूसरा है यहाँ पर, जीन जैक्स रूसो ने एमिल पुस्तक लिखी थी, आप सभी जानते हैं। तो जीन जैक्स रूसो ने जो एमिल पुस्तक लिखी, उसमें जो मनुष्य के चरण बताए वो कितने बताए, 4 बताए। ठीक है, तो मनुष्य के चरणों की बात करें एमिल के द्वारा, तो वो इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो पहला है कि जो उसकी प्राकृतिक आयु होती है बच्चे की, वो कितनी होती है, 0 से 12 वर्ष का साल होता है, जिसमें बच्चा प्राकृतिक रूप से चीजों को सीखता है। ठीक है, दूसरा है बल की आयु, जिसमें बच्चे की वृद्धि होती है, हाथ पैर पांव शरीर बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, तो वो होता है 15 से 20 वर्ष। ठीक है, किसके अनुसार, यहाँ पर रूसो के अनुसार। ठीक है, और ज्ञान की वृद्धि यानी कि जो उसका मस्तिष्क का संज्ञानात्मक विकास होता है, चीजों को जानने का, जानकारी हासिल करने का, वो बताया रूसो ने कितना, 20 से 25 वर्ष। तो ये तीनों जो है चरण हमारे मनुष्य के अनुसार एमिल जो पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं रूसो ने, वो तीनों के तीनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछ रहा है आपसे कि किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, यानी कि किशोर अवस्था में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडली चेंजेस आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, वो शुरू कैसे होते हैं और नियंत्रित किसके द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोनों का ही रोल जो है बच्चे के शारीरिक परिवर्तन में आता है, कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछ रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे अभी तक कानून की नजर में वयस्क नहीं माना गया है। जब कानून किसी बच्चे को वयस्क ही नहीं मानता, तो वो बच्चा होता है कौन सा, किशोर। कौन सा होता है, किशोर। ठीक है, ये आप भी बात जानते हैं कि 18 वर्ष से पहले तो बच्चे को हम जो है किशोर की कैटेगरी में रखते हैं। जब वो 18 का हो जाता है, तब उसको एडल्ट बोलते हैं, यानी उसको वयस्क बोलते हैं। है ना, क्लियर हुई बात। बहुत ही सिंपल है, इससे इजी और क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर की मूल मुद्रा होती है। मूल मुद्रा यानी कि बेसिक पोस्चर कौन कौन से होते हैं। तो भैया खड़ा होना, बैठना, लेटना, ये सभी बेसिक पोस्चर में आते हैं। ये आप भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, बेहद ही सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गैस्ट्रेला, गैस्ट्रेला की कितनी परतें अंततः सभी शारीरिक संरचना का आधार बन जाती है, क्योंकि भ्रूण की अवस्था के दौरान कोशिका विभेदन जारी रहता है। भ्रूण की जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, भ्रूण में पल रहा होता है, तो उस टाइम पर कोशिका विभेदन चलता रहता है। तो यहाँ पर बच्चे जो होता है वो गैस्ट्रेला की परतों से घिरा रहता है। तो गैस्ट्रेला की कितनी परतों में जो है शारीरिक संरचना मतलब बनती है। तो परतें यहाँ पर मेन पूछी है, तो 4, 5, 3, 2 में से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गैस्ट्रेला की 3 परतें यहाँ पर जो है अंततः मतलब आधार बनाती है किसके, भ्रूण के विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 18 क्या है कि शैशव अवस्था में कामोत्तेजना यानी कि सेक्सुअल ओरेजल एरोजल हम उसको कह सकते हैं, स्टेट्स ऑफ एरोजल। तो शैशव अवस्था में कामोत्तेजना की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी हरकतों के साथ में सही सुमेलित है। तो देखो, एक अवस्था है तुंद्रा। तुंद्रा अवस्था सीधे सीधे आप कहोगे शैशव अवस्था में आती है, और इसमें क्या होता है, कुछ हद तक बच्चे में कामोत्तेजना सक्रिय रहती है, कुछ हद तक, है ना। और दूसरा है कि जागने की गतिविधि को और रोना, अचानक सामान्यकृत चौंकने के अलावा कुछ भी नहीं। ये पहली तो बात कामोत्तेजना के लक्षण नहीं है ना। दूसरा यहाँ पर जो मेन है वो तुंद्रा अवस्था जो है देखी जाती है, वो कौन सी में, शैशव अवस्था में। और इसमें क्या होता है, बच्चे में जो कामोत्तेजना होती है कुछ हद तक होती है, और शैशव अवस्था जो इसके बाद के, जो बाल्यावस्था इसके बाद की अवस्था है, उसमें तो जो है सुप्त अवस्था में आ जाती है ना। और जो तीव्र होती है कामोत्तेजना वो होती है किसमें, किशोर अवस्था में। किसमें होती है, किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 पूछ रहा है कि प्रारंभिक बचपन में, देखो पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक बचपन, ये आपको ध्यान देना है पहले ही। तो प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में, है ना, कौन सा विकास, शारीरिक विकास। तो प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का वर्णन करता है। तो गतिक कौशल की हम बात करें तो फिजिकल मूवमेंट की बात हो रही है। फिजिकल मूवमेंट यानी कि मोटर स्किल्स की बात हो रही है, जिसमें बच्चे में फाइन स्किल्स एंड ग्रोस स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं, देखो गतिक कौशल में 2 डेवलपमेंट होते हैं। एक तो उसके हाथ पैरों का बढ़ना और शरीर का बढ़ना, दूसरा होता है उसकी जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उनको वो कितना मूव कर पा रहा है। ठीक, तो स्थूल गतिक कौशल में बड़ी पेशियां जैसे दौड़ना, कूदना आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रोस स्किल्स। दूसरा होता है फाइन स्किल्स। फाइन स्किल्स में सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी मांसपेशियों, आंख हाथ समन्वय शामिल होते हैं, जैसे चित्र बनाना। ठीक है, जैसे आप पेन से चित्र बनाते हैं तो उसमें उंगलियों का यूज करते हैं ना, पूरे शरीर का थोड़ी ना यूज करते हैं, तो वो होती है फाइन स्किल्स। और जैसे तैरना, दौड़ना, कूदना, उसमें पूरे शरीर का यूज होता है, तो उसमें बड़ी मांसपेशियों का योगदान होता है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, तो दोनों हमारे जो है प्रारंभिक बचपन अवस्था में शारीरिक विकास में दोनों की मदद लगती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 19 का, बोथ हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है। भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है। जैसे भ्रूण होते हैं ना, गर्भ में भ्रूण होते हैं तो वो हलचल करता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि पहला जो है सामान्य छटपटाने की हलचल 8 सप्ताह में शुरू हो जाती है, और सहज हलचल यानी आसानी से बच्चा मूव कर पाता है, चारों तरफ सिर घूम जाता है उसका, तो वो होता है कुर्सी में 10 सप्ताह की अवस्था में, है ना। 40 सप्ताह का पूरा ही पीरियड होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे, दोनों हमारे जो है सही है। तो हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट बना रहा तो हम इसको जारी करेंगे और बाकी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें लाएंगे। प्रीवियस ईयर भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब एक सीरियस होकर अगर आप उसे डील करें तो आपको आइडिया हो पाएगा कितने आप आंसर ले पा रहे हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिसने भी डीएसएसबी पीआरटी का फॉर्म फिल किया है, जिसके लिए क्लास वैल्यूएबल है, उसे जरूर शेयर करें और डायरेक्ट हमसे जुड़ने के लिए इस कॉन्टैक्ट के साथ में जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना रिव्यू जरूर देना, बाकी लोगों को जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।